नमस्कार। राज्यों की जंग में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। महाराष्ट्र में नेताओं की चुनावी रैलियों के बीच वादों की चुनावी बारिश भी शुरू हो चुकी है। महायुति जहां अपनी 10 गारंटियों के साथ वोटरों को रिझा रही है, तो वहीं महाविकास आघाड़ी अपने साझा घोषणा पत्र के साथ जनता के बीच उतरकर फिर से सत्ता वापसी के लिए जोर आजमाइश कर रही है। मुंबई में इस समय महाविकास आघाड़ी की रैली चल रही है, जहां राहुल गांधी, शरद पवार, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। इस समय नाना पटोले वहां पर बोल भी रहे हैं। आपको बता दें कि यहां पर बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी और जो पूरा महाविकास आघाड़ी गठबंधन है, ये महाराष्ट्र के लिए अपनी गारंटियों को जारी करेगा। जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि कांग्रेस कर्नाटक की तर्ज पर ही कुछ गारंटियां महाराष्ट्र में सत्ता में वापसी के लिए दे सकती है। उद्धव ठाकरे को भी आप मंच पर देख सकते हैं, जो कि आ चुके हैं। इस समय अशोक गहलोत भी वहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ ही अन्य जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वो भी मौजूद हैं। राहुल गांधी के साथ उन्होंने हाथ मिलाया है और अब से कुछ देर बाद उनका संबोधन भी होगा। उद्धव ठाकरे, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, तमाम बड़े नेता मंच पर दिखाई दे रहे हैं। बताया गया कि कर्नाटक की तरह यहाँ पर महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये देने की बात की जा सकती है। किसानों के लिए 3 लाख रुपये तक के कर्ज की माफ़ी की बात भी महाविकास आघाड़ी कर सकता है। 300 यूनिट मुफ्त बिजली, नौजवानों को 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता, 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा, ये सारे वादे आ सकते हैं। जातिगत जनगणना कराने का वादा भी यहां पर किया जा सकता है। तीन 300 यूनिट मुफ्त बिजली, नौजवानों को 4,000 रुपये का बेरोजगारी भत्ता, 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, जातिगत जनगणना, 500 रुपये में एलपीजी गैस सिलेंडर, सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा, ये सारे वादे हैं जो कांग्रेस ने कर्नाटक में किए थे। माना जा रहा है कि यहाँ पर महाराष्ट्र में भी इससे मिलते जुलते वादे किए जा सकते हैं। जहाँ तक महायुति गठबंधन की बात है, तो कल कोल्हापुर में इस महायुति गठबंधन ने 10 गारंटियाँ जारी की थी। इन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। शिंदे सरकार ने लाडली बहन योजना की जो रकम है उसको 1,500 से बढ़ाकर 2,100 रुपये करने का वादा किया है। इसके अलावा महिला सुरक्षा के लिए पुलिस बल में 25,000 महिलाओं की तैनाती का वादा, किसानों के कर्ज माफ़ी की गारंटी दी गई है। किसान सम्मान योजना के तहत हर साल 12,000 की जगह 15,000 रुपये करने की गारंटी, एमएसपी पर 20% सब्सिडी देने का वादा भी यहाँ पर किया गया है। वृद्धावस्था पेंशनधारियों को हर महीने 1,500 से बढ़ाकर 2,100 रुपये करने का वादा, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को स्थिर रखकर महंगाई से राहत देने का वादा, 25 लाख रोजगार, 10 लाख छात्रों को प्रशिक्षण, 10,000 रुपये हर महीने शिक्षा भत्ता देने का वादा, आंगनवाड़ी और आशा वर्कर को 15,000 रुपये वेतन, बीमा सुरक्षा देने का वादा, ग्रामीण इलाकों में करीब 45,000 कनेक्टिंग सड़कों को जोड़ने का वादा, बिजली बिल में 30% कटौती का वादा। सरकार बनने के बाद ये भी कहा गया है कि इस विज़न को 100 दिनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा, ये गारंटी दी गई है। तो एक तरफ महाविकास आघाड़ी की गारंटी है, तो दूसरी तरफ महायुति की गारंटी है। किसकी गारंटी पर जनता कितना भरोसा करे, ये देखने की बात होगी। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। राकेश शेट्टी हैं, जो कि प्रवक्ता महाराष्ट्र कांग्रेस के लिए कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। कृष्णा हेगड़े, प्रवक्ता शिवसेना के हमारे साथ है। विजय चोरमारे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। महेश तपासे जी हैं, प्रवक्ता एनसीपी। शरद पवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। कृष्णा हेगड़े जी, शुरुआत आपसे करूंगा। जो वादे किए गए हैं, 10 बड़ी गारंटियां दी गई हैं, क्या जनता के पास भरोसा है कि वो आपकी दी उन गारंटियों पर विश्वास करे? क्योंकि सरकार तो आपकी चली इतने समय, लेकिन अब जबकि चुनाव आए तब ये दाम बढ़ाने की बात की गई है कि ये पैसा दिया जाएगा, वो पैसा दिया जाएगा। जनता क्या सोचकर भरोसा करे? अखिलेश जी, हमने चुनाव के पहले सभी घोषणा नहीं की। जब से ये सरकार 2.5 साल पहले आई, तभी से हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, फेस टू फेस काम कर रहे हैं, 24 घंटा काम कर रहे हैं। उद्धव जी जैसे फेसबुक लाइव की सरकार नहीं थी जो मंत्रालय 2.5 साल में 2 बार गए। और बाद में आपने देखा कोविड में भी बॉडी बैग्स में इन्होंने गफला किया 6,000 करोड़ रुपए का। कैग का भी गफला था, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे 12,000 करोड़ रुपए का। हमने जो सीनियर सिटीजन के लिए वयोश्री योजना दिया, जो अभी आपने कहा कि महाविकास आघाड़ी के मैनिफेस्टो में हो सकता है, ये सभी जो आपने गिनाया
सीनियर सिटीजन्स के लिए हो, जी। किसानों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, जो पीक इंश्योरेंस है वो है, मुफ्त में स्टेट ट्रांसपोर्ट बस में ट्रैवल हो, 3 गैस सिलेंडर फ्री मुफ्त हम दे रहे हैं। तो जितने भी आपने अभी महाविकास आघाड़ी के मैनिफेस्टो में गिनाया है, सभी हम लोग अभी दे ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनसे कुछ नया आ रहा है। और कर्नाटक में हमने देखा है कि कर्नाटक में इलेक्शंस जीतने के बाद इन्होंने अपना जो मैनिफेस्टो का जो ये है उन्होंने पूरा नहीं किया, और वहां पर कंडीशंस अप्लाई रखा। उसके बाद उनकी कंडीशन ऐसे हो गई कि येलो रेशन कार्ड होगा तो ये मिलेगा, ऑरेंज रेशन कार्ड होगा तो ये मिलेगा। भाई, हमारा ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो भी एलिजिबल है उसको हम अभी से नहीं, पहले से दे रहे हैं और देते आ रहे हैं। और जैसे मुख्यमंत्री साहब ने कहा, एकनाथ शिंदे जी ने, आने वाले दिनों में हम 2100 हमारी लाडली बहना को देंगे। और यही स्कीम के लिए महाविकास आघाड़ी के लोग कोर्ट में गए थे, हाई कोर्ट में गए थे। उन्होंने कहा कि भाई ये स्कीम बंद करा दो, और कोर्ट ने उनको फटकारा कि अगर कोई सरकार आपके लिए सोशल वेलफेयर स्कीम दे रही है तो ये कर्तव्य है, और महाराष्ट्र सक्षम है ऐसे स्कीम्स देने के लिए, क्योंकि हम नंबर 1 इकोनॉमी है। $500 बिलियन का इकोनॉमी है, और हम $1 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। और इंडस्ट्री में, कॉमर्स में हो, एग्रीकल्चर में हो, एजुकेशन में हो, सभी जगह पर महाराष्ट्र नंबर 1 पर ठीक आज है। एकनाथ शिंदे जी के कार्यकाल में है। ठीक है। ठीक है महेश जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जो बात कह रहे हैं कृष्णा हेगड़े जी की, जो गारंटी है वो देना तो बड़ा आसान है लेकिन पूरा करना बड़ा मुश्किल होता है। कर्नाटक का उदाहरण दे रहे हैं जहाँ पर खुद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि जो बातें वहाँ पर की जा रही हैं, क्या उनको वाकई पूरा किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। नई एक बहस पूरे देश में इसके बाद शुरू भी हुई थी। तो सवाल यही है कि जो गारंटियाँ अब जो मंच पर राहुल गांधी बोल भी रहे हैं, दे रहे हैं, कितना भरोसा महाराष्ट्र की जनता करेगी? क्योंकि कर्नाटक का उदाहरण है, हिमाचल प्रदेश का उदाहरण है, तेलंगाना का उदाहरण है। देखिए, विद्यमान जो महाराष्ट्र की सरकार है, इस सरकार की ही कोई गारंटी नहीं है। आज जितनी भी बातें विद्यमान सरकार ने की, अपना जो उनका एक प्रकार से जो तय उन्होंने किया, जो बंड उन्होंने किया, जो विद्रोह उन्होंने किया, उस चीज को जस्टिफाई करने के लिए, पब्लिक मेमोरी से लुप्त करने के लिए उन्होंने सारी चीजें की। उनको अगर महाराष्ट्र की जनता से प्रेम होता, प्यार होता, नौजवानों का अगर भविष्य के बारे में वो सोच रहे होते, तो महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट गुजरात में नहीं जाने देते। यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला गिरता है, और 1966 के ज़माने में नेहरू जी का पुतला अभी तक अपनी जगह पे स्वस्थ रूप से खड़ा है। महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर जो अरबी समुद्र के महासागर है, उसके अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले की बात की, अभी तक उसके बारे में कोई जाने। चलो ये पुतले का छोड़ दीजिए, लेकिन रोजगार के बारे में क्या है? कल एक डेटा सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलीज किया जो जीएसटी कलेक्शन के ऊपर था। 10 साल पहले भारत देश के अंदर महाराष्ट्र 15% जीएसटी का भुगतान महाराष्ट्र अकेला करता था। ये पिछले 2 सालों में वो 2% से नीचे आ गया। गुजरात की ग्रोथ 6% से 8% हो चुकी है। ये डेटा है, डेटा इकोनॉमिक्स का है। महाराष्ट्र का डेटा नहीं, पूरे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट का डेटा है, जो बताता है कि लोगों का जो बिजनेस कम्युनिटी है उसका रुझान अब महाराष्ट्र में नहीं रहा, क्योंकि महाराष्ट्र में अस्थिर सरकार है। ऐसी सरकार है जहां पे भ्रष्टाचार पनप रहा है, यहाँ पे क्राइम बढ़ रहा है, और यहाँ पे किसी भी प्रकार से नागरिकों को सुरक्षितता नहीं महसूस हो रही। इसीलिए, क्योंकि पब्लिक मेमोरी शॉर्ट लिव्ड होने की वजह से उन्होंने इस प्रकार की किए। लोगों को अगर कुछ सुविधा मिलती है तो हम उसका स्वीकार करते हैं, उसका आनंद है। हम चाहेंगे कि लोगों को और सुविधा मिले, जी। लेकिन आप किस प्रकार से महाराष्ट्र को आने वाले समय में अंधकार में झोंक रहे हैं। महाराष्ट्र में किसी प्रकार का प्रायोजन, एज फार एज एम्प्लॉयमेंट इज कंसर्न, एज फार एज बिजनेस इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न, वहां पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप डेवॉस में जाते हैं, स्विट्जरलैंड में जाते हैं, व्यापारी परिषद में जाते हैं, वहां की कंपनियां आपके ऊपर एक इल्जाम लगाती है कि आपने बिल का भुगतान नहीं किया। और इस प्रकार से अगर हमारे महाराष्ट्र की छवि अगर प्रदेश में खराब होती है, व्यापारी वर्ग में खराब होती है, तो किस प्रकार का इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट हम महाराष्ट्र के बारे में क्रिएट कर रहे हैं, ये भी देखना पड़ेगा। जी। राजनीति से अकेले पेट नहीं भरता, आपको एक सक्षम इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट क्रिएट करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म गोल्स आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। महाराष्ट्र की अगर इकोनॉमी 2 ट्रिलियन की, 3 ट्रिलियन की, तो सबसे ज्यादा आनंदित मैं होऊंगा, मैं जाके अभिनंदन करूंगा विद्यमान सरकार का। लेकिन क्या वास्तविक रूप से महाराष्ट्र की इकोनॉमी इस प्रकार से बढ़ रही है, इसके ऊपर भी हमको बात करनी पड़ेगी कि महाराष्ट्र की इकोनॉमी नहीं बढ़ रही है। ये जस्टिफाइड डेटा भारत सरकार ने दिया हुआ है। ठीक है
विजय चोरमारे जी को लाना चाहूंगा इस चर्चा में। मैंने देखा कृष्णा हेगड़े जी भी कुछ जवाब देना चाहते हैं। कृष्णा जी आऊंगा आपके पास, लेकिन विजय जी काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं। आपने दोनों पक्षों को सुना, जो महाराष्ट्र की जनता है वो क्या उम्मीद कर रही, क्योंकि जहाँ तक जिसे कहा जाता है कि रेवड़ी बांटना, दोनों ही गठबंधन पीछे नहीं है, एक से एक लोक लुभावन वादे जनता के लिए किए जा रहे हैं। कितना असर वाकई इनका होता है? महाराष्ट्र जैसा राज्य जिसके बारे में कहा जा रहा है कि औद्योगिक प्रगति के मामले में काफ़ी आगे देश में है, लेकिन जो ये बोझ डाला जा रहा है खजाने पर, शायद उसका बोझ वो सहन ना कर पाए। देखिए अखिलेश जी, लोक लुभावने वादे तो दोनों पार्टियों की तरफ से, दोनों महाविकास आघाड़ी और महायुति की दोनों की तरफ से किए जा रहे हैं। इनका लोगों पर क्या असर होगा इलेक्शन में देखना पड़ेगा, क्योंकि एक बात तो सही है कि महायुति सरकार ने जो लाडली बहन योजना है उसका इलेक्शन में इफेक्ट दिखेगा। थोड़ा जो लोकसभा चुनाव में महायुति को जो फटकार पड़ी उसके बाद उन्होंने ये पैर कदम उठाया और लाडली बहन योजना लाई। लाडली बहन योजना के तहत 3-4 महीनों के जो किस्त थी वो किस्त महिलाओं के बैंक अकाउंट में जमा भी हो गई, तो उसका शायद महायुति को कुछ फायदा हो सकता है। उससे ज्यादा अगर इस वादों के बारे में देखें तो आज तक का चुनाव का इतिहास ऐसा है कि चुनावों का कि ऐसे वादों पर इलेक्शन नहीं लड़े जाते, ऐसे वादों को लोग उतना महत्व नहीं देते। इलेक्शन कैंपेन में जो दोनों तरफ से एग्रेसिव जो अटैक एक दूसरे की तरफ किया जाएगा, जो एक माहौल तैयार होगा, उसके ऊपर इलेक्शन खड़ा होता है और इलेक्शन लड़ा जाता है। आगे आगे देखना होगा। कल से तो शुरुआत हुई है। एक ना कोल्हापुर आपने शुरू में जिक्र किया, कोल्हापुर में दोनों पार्टियों की शुरुआत हुई है। महायुति के तीनों, एक मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री थे, बड़ी रैली की, महायुति के प्रचार का प्रारंभ किया। उसी तरह उद्धव ठाकरे ने भी कोल्हापुर आके एक जनसभा की, रत्नागिरी में जनसभा की। दोनों की तरफ से एक जो आगाज हुआ है इस चुनाव का, जो प्रचार चुनावी रैलियों का, एक दूसरों की तरह आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। चीफ मिनिस्टर का टारगेट एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे का टारगेट एकनाथ शिंदे। और देखिए इस चुनाव में सबसे अहम मुद्दा रहेगा जो कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना में जो फूट पड़ी है, वो फूट पड़े उस फूट का मुद्दा इस चुनाव में अहम रहेगा। गद्दार वर्सेस खुद्दार ऐसी लड़ाई खड़ी करने की कोशिश एनसीपी, शरद चंद्र पवार पार्टी और शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, इन दोनों पार्टियों की तरफ से की जा रही है। करीबन 100 से ज्यादा जो चुनाव क्षेत्र है, 100 से ज्यादा चुनाव क्षेत्रों में ये दोनों पार्टियां म्हणजे एनसीपी और शिवसेना दो धड़े एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। उसमें तो गद्दार वर्सेस खुद्दार की लड़ाई होती रहेगी। बाकी जगह जो कौन से मसले सामने आते हैं इलेक्शन चुनाव के समय में, चुनावी रैली में, वो देखकर मुझे लगता है पब्लिक अपना जो वोट है या अपना जो मत है वो तय करेगी। ये चुनावी वादे तो दोनों की तरफ से ये महायुति सरकार ने महिलाओं को 50% दिया है, तो महायुति सरकार, महाविकास आघाड़ी ने मुफ्त यात्रा का ऐलान किया। ये तो एक दूसरे से एक कदम आगे रख के कुछ वादे किए जाने वाले हैं। मैनिफेस्टो आएंगे, मगर मैनिफेस्टो पर चुनाव लड़े जाते हैं, इसका आपको पता है। लेकिन कृष्णा हेगड़े जी, जो बात महेश तपासे भी कह रहे थे और जो हमें देखने में भी आ रही कि आप पहले 1500 रुपये दे रहे थे लाड़की लक्ष्मी योजना के तहत, उसको बढ़ाकर 2100 रुपये करने की बात कही गई। अब जो सभा हो रही है महाविकास आघाड़ी की, उन्होंने सीधे 3000 रुपये कर दिया। तो ये जो कंपटीशन चल रही है आपस में गठबंधनों में, महिलाओं को पैसा देकर अपनी तरफ वोट उनके खींचने की, ये कहाँ जाकर रुकेगी? 3000 तक पहुंचा, फिर अगला मालूम पड़ा 3500, फिर 4000, 5000, 10,000। ये तो रुकने वाला नहीं है सिलसिला। देखिए अखिलेश जी, उनकी सरकार आने वाली नहीं है, तो कितना भी आश्वासन दे उनको पता है वो पूरा नहीं होगा, कि सरकार ही नहीं आने वाली। दूसरी बात, महेश जी हमारे मित्र और विजय जी ने भी कहा, हमारे मित्र ने, कि गद्दारी हुई है। तो मैं एक जवाब देना चाहता हूँ। 2019 में लोगों ने किसको चुन के दिया था? महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को चुन के दिया था। और उद्धव जी चले गए कांग्रेस और एनसीपी के साथ, वही कांग्रेस जिनके उन्होंने, उनके पिताजी दुर्हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने कहा, जो दिन मुझे कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना पड़े मैं मेरी दुकान बंद कर दूंगा। तो गद्दारी किसने की? महाराष्ट्र की जनता के साथ पहले गद्दारी किसने की? कौन महाराष्ट्र की जनता का वोट लेके कांग्रेस और एनसीपी के साथ गया, जिनको पब्लिक ने चुना नहीं, जिनको वोट दिया नहीं? तो उद्धव ठाकरे जी गए। और अभी जाके अगर बोलेंगे कि हम गद्दार है, देखिए इन्होंने कहा, महेश जी ने, कि सभी जो निवेशक है या इन्वेस्टमेंट है वो गुजरात
चले गए। अरे भाई, आपकी वसूली की सरकार थी, यहाँ पर आप उद्योगपतियों के घर के नीचे बॉम्ब रखते थे। आपके राहुल गांधी तो हर उद्योगपति के खिलाफ रोज अंबानी और अडानी के खिलाफ बोलते हैं। 2014 में सभी उद्योगपतियों के खिलाफ उन्होंने एफआईआर लॉन्च किया। तो यहाँ पर आपको कैसा भरोसा कर सकते हैं उद्योगपति? तो आपके जो वसूलिया गाड़ी थी, उन्होंने इतना पैसा घसीटा था, सब मेट्रो कॉन्ट्रैक्टर, अटल सेतु कॉन्ट्रैक्टर, ये हमारे सीलिंग कॉन्ट्रैक्टर, मेट्रो कॉन्ट्रैक्टर, सभी से, कि एक अस्थिरता हो गई थी, एक इंस्टेबिलिटी हो गई थी। और जो भी कॉरपोरेट कोई भी देश में या कोई भी राज्य में आता है, तो वो एक सुरक्षित वातावरण उसको चाहिए, एक स्टेबल बिजनेस करने के लिए। और जब वो देखता है कि भाई यहाँ पर इंस्टेबिलिटी है, तो वो दूसरा कहाँ पर चले जाता जी है जहाँ पर स्टेबल सरकार है। इसके वजह से गई। आपने तो उद्योगपतियों के घर के नीचे बॉम्ब रखा था, लेडीज ठीक बार है। से तो आप 100 करोड़ रुपए की वसूली मांग जी रहे थे, तो जी कौन सा? जी कृष्णा जी लेकिन आप उसके जी बाद जब एकनाथ शिंदे जी आए, जी तो 3,50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट पहले ठीक है। बार वो डेवोस से लेके आए। ठीक है कृष्णा जी, महेश तपासा साहब से जवाब ले लेते हैं, क्योंकि जो बात आपने शुरू की थी गद्दारी वाली बात, महेश जी उसका जवाब तो कृष्णा जी ने दिया, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस चुनाव में ये फैसला भी हो जाएगा कि असली शिवसेना क्या है, किसकी है, असली एनसीपी किसकी है? महेश जी। देखिए, कृष्णा जी ने 100 करोड़ रुपए की फिरौती की बात की। ये आरोप लगाया मुंबई के भूतपूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह जी ने। ये आरोप लगाया उन्होंने उस समय के महाराष्ट्र के गृह मंत्री सम्माननीय श्री अनिल देशमुख जी के ऊपर। लेकिन क्यों परमवीर सिंह जी चांदीवाल आयोग के सामने नहीं जा पाए? क्यों उन्होंने रिटर्न स्टेटमेंट दिया कि मैंने सारी कही सुनी बातें कही है, मेरे पास किसी भी प्रकार का कोई ठोस आधार, प्रूफ, एविडेंस किसी प्रकार का नहीं, और मेरी सारी बातें कही सुनी है और मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना? ये एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर जस्टिस चांदीवाल आयोग को लिख के देता है, ऑन एफिडेविट देता है, तो यहाँ पर फिरौती की बात ही कहाँ हुई? जहां पर जो मसला था, सीबीआई के माध्यम से इंक्वायरी चल रही थी, बॉम्ब के संदर्भ में इंक्वायरी चल रही थी, किस प्रकार से जिलेटिन स्टिक्स रखी गई थी, पूरे देश को मालूम है। किस प्रकार से उसके ऊपर राजनीति करते हुए सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने रचा, ये सारी चीजें मालूम है। उस समय हमारे आज के मुख्यमंत्री हमारे पक्ष में थे, हमारी साइड से बातें कर रहे थे, और उन्होंने उसके बाद जो रवैया बदली किया, उसके ऊपर क्या जादू भारतीय जनता पार्टी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी बता सकती है। लेकिन जो पुलिस अफसर यहाँ पर ऑन रिकॉर्ड जी एक कमीशन को, एक जुडिशियल कमीशन को ये बयान देता है कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, मेरे सारे आरोप कहे सुने, तो इसके ऊपर आप विश्वास करेंगे कि जिस प्रकार से आरोप हमारे ऊपर लगाएंगे उस पर विश्वास करेंगे? कौन सी चीज कानून के तहत में मान्यता प्राप्त है उसके ऊपर आप विश्वास करेंगे? ठीक है। एक पोलिटिसाइजेशन सारी चीज का हुआ, वो पोलिटिसाइजेशन का एक ऑर्केस्ट्रेटेड एफर्ट हुआ। जी उस ऑर्केस्ट्रेटेड एफर्ट में उद्धव ठाकरे जी को बदनाम करने ठीक का है। षड्यंत्र, उनकी सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र जी रचा गया। अगर उद्धव ठाकरे की सरकार असक्षम होती, अकार्यक्षम होती, तो क्या कोविड के समय में इतना अच्छा काम कर पाती? इसको भी देखना जी पड़ेगा कि मैं कोविड माफ़ी चाहता हूँ, के समय की थोड़ी कमी है महेश जी। आखिर में संक्षेप में विजय जी आपसे एक छोटी सी टिप्पणी लेना चाहूँगा। आप किस तरह से देखते हैं जो बात अभी हो रही है, कानून व्यवस्था का मुद्दा है, ये भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा, जो गारंटियाँ वो तो अपनी जगह पर हैं। नहीं, कानून व्यवस्था का मुद्दा तो है ही। जो बदलापुर की इंसिडेंस हुआ, पुणे में कुछ इंसिडेंस हुए, कानून व्यवस्था का मुद्दा पिछले 2-3 साल में बहुत गंभीरता से महाराष्ट्र में चर्चा में आए हैं। और इस सरकार का जो फेल्योर है उसमें दिखा है। फिर भी मुझे लगता है जो बात हुई शुरू, आपने जो इस बात का जिक्र किया, असली शिवसेना और हाँ असली एनसीपी, इसका फैसला इस चुनाव में होने वाला है। बाकी गारंटी और बाकी सारे आश्वासन बाकी सेकेंडरी रहेंगे। इसका जी जो मुख्य फैसला है तो ये दोनों पार्टियों का फैसला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं दिया है, मगर जो सुप्रीम पावर कही जाती है जनतंत्र में, वो जनता इसका फैसला इस चुनाव में करेगी। तो गारंटी अपनी जगह पर है, लेकिन असली नकली का फैसला होना है, और ये महाराष्ट्र की जनता इस चुनाव में कर देगी। शुक्रिया आपका विजय जी, महेश जी, कृष्णा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। तो मुंबई में इस समय महाविकास आघाड़ी की एक रैली चल रही है, जहां पर महाराष्ट्र की जनता के लिए कांग्रेस ने अपनी ओर से 5 गारंटियों का ऐलान किया है। कहा है कि अगर सरकार बनती है एमबीए की, तो ये 5 गारंटियां
पूरी की जाएंगी। इनमें महिलाओं को 3,000 रुपये प्रति माह देने का वादा किया गया है। इसी के साथ किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ़ करने की बात भी कही गई है। जातिगत जनगणना कराई जाएगी, यह वादा भी किया गया है। और 50% का जो आरक्षण का कैप है उसको हटाने की बात कही गई है। हेल्थ इंश्योरेंस को 25 लाख रुपए तक बढ़ाकर किया जाएगा और साथ ही मुफ्त दवाइयाँ दी जाएंगी। जो बेरोजगार युवा हैं उनको 4,000 रुपये प्रति माह तक की मदद देने का वादा भी किया गया है। आइए सुन लेते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा। आज मुझे कहा गया है कि आपको मैं 5 गारंटीज में से पहली गारंटी के बारे में बताऊं। शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी और खारगे जी आपको बाकी गारंटीज के बारे में बताएंगे, मगर मैं आपको महालक्ष्मी योजना 3,000 रुपए हर महिला के बैंक अकाउंट में हर महीने इंडिया गठबंधन की सरकार डालने जा रही है। तो राज्यों की जंग में आपने देखा, गारंटियों की जंग इस समय महाराष्ट्र में चल रही है। तो राज्यों की जंग में आज इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।